सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 में आप लोगों का वेलकम है। एपिसोड 2 स्टार्ट करने से पहले रीकैप देख लेते हैं। लास्ट एपिसोड में चा बेरू से फाइट करती हैं और बेरू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और चा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट जिनवू बीच में आके बेरू को रोक देता है। तो अब आगे भाई सब्सक्राइब और लाइक कर देना क्योंकि मैं पूरा मनहवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो बिना कोई देर के एपिसोड स्टार्ट किए गाटी है। सीन अमेरिका में शिफ्ट होता है जहां फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का हेडक्वार्टर्स है। टॉप फ्लोर पर डायरेक्टर डेविड ब्रेनन बैठा है और वह माइकल कॉनर और मिसेस सेलनर की रिपोर्ट सुन रहा है जो अभी संग जिनवू से मिलकर आए हैं। ब्रेनन पूछता है कि वे इतने पावरफुल हंटर को यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं मना पाए। माइकल बताता है कि मिसेस सेलनर की विजन के अनुसार जिनवू नॉर्मल अवेकेंडर जैसा नहीं है, वह उसे वन ऑफ दी किंग्स कहती हैं। डायरेक्टर हैरान होकर पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि जिनवू की ताकत नेशनल लेवल हंटर जैसी है। मिसेस सेलनर बताती हैं कि बाकी अवेकेंड हंटर्स की पावर अदर साइड से जुड़ी होती है जो उन्हें लाइट के थ्रेड्स के रूप में दिखती है, लेकिन जब उसने जिनवू के अंदर देखा तो उसे कोई बॉन्ड नहीं दिखा। वहां सिर्फ इन्फिनिट डार्कनेस था, जैसे वह खुद डार्कनेस इटसेल्फ हो। डायरेक्टर पूछता है क्या वह ईविल है, पर सेलनर कहती हैं कि वह मोरालिटी नहीं बल्कि पावर की ओरिजिन की बात कर रही हैं। जिनवू की ताकत ओन पावर है, अनटेदर्ड और अनबाउंड, इसलिए उसकी पावर की कोई सीलिंग नहीं है। माइकल शॉक्ड हो जाता है, जिनवू लिमिटलेस ग्रो कर सकता है। सेलनर इसे कंफर्म करती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिन्हों ने जो जेजू आइलैंड पर कारनामा किया था, उसके बाद वहां अमेरिका के डिप्टी खुद उससे मिलने आ जाते हैं। वह जिनहो से साथ चलने को कहता है, लेकिन जिनहो ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया था कि बात किस विषय पर होगी। जिनहो कहता है, मैं सोच कर बताऊंगा अगर मन हुआ तो। तभी वह आदमी कहता है, मैं तो भूल ही गया कि आप कितने सीधे हैं। आपसे डील करने के लिए मुझे बात छिपाने की जरूरत नहीं। आगे वे बताता है कि एक अपग्रेडर नाम का अवेकन बीइंग है, बिल्कुल जिनवू की तरह, जो दूसरे अवेकन बीइंग की एबिलिटी बढ़ा सकता है। यह सुनते ही जिनहो शॉक होकर रुक जाता है। यही बात सुनकर जिनहो फैसला कर लेता है कि वह मुलाकात के लिए साथ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर का नेम माइकल है। वह जिनहो को जानकारी देने लगता है। वह बताता है कि सामान्य रूप से अमेरिकन सिटीजनशिप लेने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन जिनहो इस मामले में एक्सेप्शनल है। माइकल कहता है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में अमेरिकन सिटीजनशिप दिला सकता हूं। पर जिनहो अपने मुद्दे पर बना रहता है और कहता है, तुमने मुझे यहां जानकारी देने के लिए बुलाया है, सही। सिटीजनशिप की बात बाद में, पहले बताओ यह अपग्रेडर क्या है। जिनहो सोचने लगता है कि एक ऐसा अवेकन बीइंग जो दूसरों की एबिलिटी बढ़ा सकता है असल में कितना दुर्लभ होगा। फिर वह पूछता है, सुना, क्या सच में किसी हंटर की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। माइकल जवाब देता है, हाँ, और जो यह कर सकती है वह हमारे पास यही है। इसके बाद वह सेलन या सेनर को अंदर बुलाता है और कहता है, पूरी दुनिया में यही अकेली है जो यह कर सकती है। सेलन के आते ही जिनहो कहता है कि उसे देखते ही लगता है वह बाकी हंटर्स से अलग है। माइकल उससे कहता है, अपने पावर को समझाओ। जिनहो के कंफ्यूज चेहरे को देखकर सेलन मुस्कुराकर कहती है, पहली बार में लोग शक करते ही हैं, लेकिन मेरी पावर एक बार अनुभव करोगे तो तुम खुद इसे पाने के लिए मिन्नतें करोगे। फिर सेलन बताती है, हर अवेकन बीइंग की एक लिमिट होती है जिसे वह पार नहीं कर सकता। यह सुनकर जिनहो पूछता है, तो क्या तुम इस लिमिट को बदल सकती हो। वह जवाब देती है, हाँ, मैं किसी की शक्ति को एक अलग स्तर तक बढ़ा सकती हूँ। सेलन ये काम 3 अलग अलग स्टेजेस में करती है। उसे इस पावर का असली नाम तक नहीं पता, पर वह हंटर्स में फोर्स्ड रीअवेकनिंग कर सकती है। हर हंटर पर यह अलग तरीके से असर करता है, लेकिन जब ये तीनों स्टेज पूरे हो जाते हैं तो हंटर 20 से 30 गुना तक ज्यादा पावरफुल बन सकता है। इसी बात पर जिनहो सोचने लगता है कि जो साउथ कोरियाई एस रैंक हंटर अमेरिका ज्वाइन करने गए थे शायद इसी वजह से गए, अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए। ये सब सुनने के बाद जिनहो पूछता है कि बदले में उसे क्या देना होगा, लेकिन आंसर आता है, कुछ भी नहीं। ये सब जिनहो के लिए एक गिफ्ट जैसा है। वे गारंटी भी देते हैं कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होते ही जिनहो खुद पावर के लिए तरसने लगेगा। ये सुनकर जिनहो थोड़ा शॉक और सरप्राइज हो जाता है। फिर प्रोसेस शुरू होता है। सेलन जिनहो का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखने को कहती है। जैसे ही वह देखता है, माइकल मुस्कुराता। अचानक हम देखते हैं कि सेलन जिनहो के अंदर झांक रही है। वह
वह एक डार्क जगह में पहुंच जाती है जहां उसे कोई दिखाई देता है। उसे देखते ही सेलन डर जाती है। उसी समय जिनहो की आंखों से रोशनी निकलने लगती है और सेलन चीख पड़ती है। सारे गार्ड्स अपने पिस्टल जिनहो पर तान देते हैं। माइकल चिल्लाकर कहता है, तुम लोग पागल हो, तुम्हें पता भी है ये कौन है? गार्ड्स माफी मांगते हैं, लेकिन जिनहो खुद शॉक में है कि अभी क्या हुआ। माइकल अपने एजेंट्स को कहता है, अगर जिनहो की जगह थॉमस आंद्रे या लू जांग होते तो तुम सब मारे जा चुके होते। दूसरी ओर सेलन डर के मारे कांप रही होती है। माइकल फैसला करता है कि इस प्रक्रिया को रीशेड्यूल किया जाए क्योंकि सेलन अभी ठीक नहीं है। माइकल उससे पूछता है कि आखिर उसने देखा क्या। मुश्किल से कांपते हुए सेलन कहती है, ये इंसान नहीं, ये एक राजा है। यह सुनकर माइकल पूरी तरह हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि शायद इसका मतलब है कि यह नेशनल लेवल हंटर है, पर सेलन कहती है, मैं ठीक से बता नहीं सकती क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया। बस इतना पक्का है, ये राजा है, वो भी साधारण नहीं। वह आगे कहती है, जब मैं उस चीज को देख रही थी वो भी मुझे देख रहा था। फिर सेलन जोड़ती है, मैं जिन्वू की बात नहीं कर रही, मैं उस चीज की बात कर रही हूं जो जिन्वू के भीतर है, असीम अंधकार। वह जिन नहीं बल्कि शुद्ध डार्कनेस है। उसके अनुसार उस शक्ति की कोई सीमा नहीं, लिमिटलेस पावर। तो जो लोग सीजन 2 देखकर पूछ रहे थे कि फाइट 2 से 3 मिनट में क्यों खत्म हो जाती है, 5 मिनट भी क्यों नहीं चलती, कारण यही है कि जिन्वू की पावर की कोई लिमिट नहीं है। वह अपने विरोधियों के मुकाबले बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, जैसा हमने सीजन 2 में देखा भी। और इन सब बातों का जिनहो को अभी तक कोई अंदाजा नहीं। इसी मोमेंट पर दृश्य कट हो जाता है और जिनहो वहां से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। डायरेक्टर सेलनर को थैंक्स कहकर माइकल को साथ लेकर नीचे जाता है। दोनों लिफ्ट से लेवल 24 तक जाते हैं। वह याद करता है हिस्ट्री का पहला एस रैंक गेट, जिसने पूरा वेस्ट कोस्ट तबाह कर दिया था। उस इंसिडेंट में दुनिया भर से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स बुलाए गए थे, पर सिर्फ 5 हंटर्स जीवित बचे, जो आगे नेशनल लेवल हंटर्स बने। उस ट्रेजेडी में एक मॉन्स्टर सबसे शक्तिशाली था, कैमिश द एक्सटिंग्विशेबल फ्लेम, एक ड्रैगन जिसने अकेले सैकड़ों एलीट हंटर्स को मार दिया था। लेकिन उसी से एक रिवॉर्ड मिला। लिफ्ट खुलने पर वह माइकल को अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज चैम्बर ले जाता है जहां कैमिश की कॉर्प से निकला रून स्टोन रखा है। ब्रेनन बताता है कि पिछले 8 ईयर्स से कोई भी मेज क्लास हंटर नेशनल रैंक तक नहीं पहुंचा, इसलिए यह रून स्टोन आज भी एक वर्दी सक्सेसर का इंतजार कर रहा है। अब सीन जिन्वू पर आता है। वह शावर के बाद मिरर में खुद को देखता है और सोचता है कि किसी ने उस पर इंटरेस्ट भी दिखाया, यह यकीन नहीं होता। रीअवेकनिंग के बाद वह लंबा और फिट हो गया है, स्किन भी साफ हो गई है। शायद यह स्किल विल टू सर्वाइव के पैसिव इफेक्ट से है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं इतना अट्रैक्टिव हूं? बाद में वह अपनी सिस्टर जीना के रूम में जाता है और पूछता है कि वह उसके लुक्स को कितना रेट करेगी। जीना पूछती है किस सेंस में? वह कहता है अपीयरेंस में। जीना मजाक में कहती है कि उसे तो वह एक बम जैसा दिखता है। जिनवू सार्कास्टिकली बोलता है, थैंक्स फॉर ऑनेस्ट ओपिनियन। जीना किक्स मारने लगती है। जिनवू वॉर्न करता है कि ध्यान रखना लेग न टूट जाए। वह कहता है कि वह उसका ओल्डर ब्रदर है और मजाक में पूछता है कि तुम जैसी लड़की स्कूल में कैसे आ गई। जीना उसे बम जैसा बताकर मजाक उड़ाती है। इसी बातचीत में जिनवू बताता है कि वह एक नया गिल्ड बनाने वाला है। जीना पूछती है कि क्या वह बिग बॉस बनेगा और फोन पर गॉसिप भी शुरू कर देती है, जबकि जिनवू गिल्ड का नाम सोच रहा होता है। उसका पहला नाम सोलो प्ले गिल्ड होता है, जिसे जीना तुरंत रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसके पास पूरी शैडो आर्मी है। वो सोलो कहाँ? जिनवू सजेशन मांगता है तो जीना अजिन गिल्ड नाम सजेस्ट करती है, जिसका मतलब आगे बढ़ना होता है, और जिनवू भी उसे सीरियसली लेने लगता है। सीन बदलकर हंटर चाहाइन पर जाता है। वह रात में बेड पर बेचैन होकर सो नहीं पा रही। उसे याद आता है कि उसने जिनवू के लिए अपने फीलिंग्स लगभग बोल दिए थे। वह शर्म से क्रिंज करती है और सोचती है कि जिनवू उसे वियर्ड समझेगा, पर फिर खुद को समझाती है कि जिसने उसकी जान बचाई हो उसके लिए आकर्षण होना नॉर्मल है, पर फिर भी उसे लगता है कुछ ठीक नहीं। उसे बेहोशी वाली विजन याद आती है। वह डार्कनेस में डूब रही थी, तभी किसी ने हाथ पकड़कर खींचा। वह आवाज मिन ब्योंगू हीलर की थी, जिसने खुद को सैक्रिफाइस किया था। उसने उसे कहा था कि जिनवू को वार्न करना कि उसके अंदर की शक्ति बहुत डेंजरस है। अगले दिन सीन नाइट गिल्ड हेडक्वार्टर्स पर शिफ्ट होता है। पार्क जोंगसू अपने उपाध्यक्ष गिल्ड मास्टर से रिपोर्ट सुन रहा है कि उनकी टेरिटरी में एक बड़ा गेट खुला है।
एसोसिएशन ने इसे हाई लेवल बताया है, पर एस रैंक नहीं। जोंगसू सोच में पड़ जाता है, रैड गलत गई तो पूरी टीम मर सकती है। वाइस कहता है अगर यह एस रैंक होता तो इसे छोड़ देना बेहतर होता, पर वे कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में हैं। अगर गेट इग्नोर किया तो बैड इमेज बनेगी और फेम गिल्ड मौका देकर गेट ले जाएगी। जोंगसू नाराज होकर टेबल पर हाथ मारता है और कहता है क्या वे अपनी टेरिटरी का गेट किसी और को दे दें। ऑफिसर डरकर कहता है कि वो तो बस स्थिति बता रहा था। उसी समय एक और ऑफिसर सुझाव देता है कि अलायंस कर सकते हैं, पर जोंगसू सोचता है कि अलायंस का मतलब लोग समझेंगे कि वे खुद गेट क्लियर नहीं कर सकते, रेपुटेशन गिर जाएगी। तभी ऑफिसर उन्हें याद दिलाता है हंटर संग जिनवू। थोड़ी चुप्पी के बाद जोंगसू मानता है कि जिनवू के साथ रेड करना फायदेमंद हो सकता है और लोग इसे बोल्ड स्टेप भी कहेंगे। वह पूछता है जिनवू अभी क्या कर रहा है। रिपोर्ट मिलती है कि उसने हाल ही में एक हाईवे गेट सोलो क्लियर किया है, पर इसके अलावा वह लो प्रोफाइल है। वह पूछता है कि क्या जोंगसू चाहता है कि वह उसके लिए संपर्क की व्यवस्था करे, लेकिन जोंगसू सिर हिलाकर मना कर देता है क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बात फोन पर हैंडल नहीं होनी चाहिए। इसलिए वह आदेश देता है कि वे सीधे जिनवू से मिलेंगे। कहानी वापस जिनवू पर आती है, जो उस समय जिन्हो के साथ बात कर रहा होता है। जिनवू उसे बताता है कि वह अपने गिल्ड का नाम अजेन रखने का सोच रहा है। जिन्हो उत्साह से मान जाता है, उसे लगता है कि यह सोलो प्ले गिल्ड से कहीं बेहतर है। जब नाम तय हो जाता है तो जिनवू कहता है कि अब उन्हें गिल्ड को ऑफिशियली बनाने के लिए केवल एक और मेंबर की जरूरत है। जिज्ञासा में जिन्हो पूछता है कि हंटर चा का क्या हुआ। जिनवू जवाब देता है कि वह व्यक्ति नहीं है जिसकी वह तलाश कर रहा है। यह सुनकर जिन्हो हैरान हो जाता है और कहता है कि चाहे-इन एक ताकतवर एस रैंक हंटर है जिसका रिकॉर्ड बेहतरीन है और जो बेहद खूबसूरत भी है, उसके हिसाब से वह परफेक्ट है। लेकिन जिनवू शांति से बताता है कि वह सिर्फ ताकत या नाम नहीं बल्कि भरोसेमंद ऐसा व्यक्ति चाहता है जो पॉलिटिकल गिल्ड एक्टिविटीज में दिलचस्पी न रखता हो। जिन्हो सोचकर कहता है कि उसे कुछ लोग पता हैं जो इस तरह के हो सकते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जिनवू दरवाजा खोलता है और वहां पार्क जोंग सू, युंग चुंग ते और यू जिन हो नाइट गिल्ड की ओर से आए होते हैं। वे परिचय के बाद बैठते हैं और आने का कारण बताते हैं। जोंग सू जिनवू को उस गेट की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें एक विशाल स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो भारी मैजिक एनर्जी छोड़ रहा होता है। जिनवू पूछता है कि क्या यह एस रैंक गेट है, पर जोंगसू बताता है कि यह करीब का है और बुसन में देखे गए सबसे बड़े गेट्स में से एक है। ये सुनकर जिनवू सोच में पड़ जाता है कि शायद उसे अपने ओल्ड अक्वेंटेंस से संपर्क करना चाहिए। उसे याद आता है पिछली बार बुसान में उसे सशीमी खिलाई गई थी। फिर पार्क जोंग सू असली वजह बताता है। एसोसिएशन ने नाइट गिल्ड को रेड परमिट देने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई एस रैंक हंटर नहीं था। वह जिनवू से रेड में शामिल होने को कहता है ताकि वह लीगली गेट क्लेम कर सकें। पीछे युंगक्युंगते सोच रहा होता है कि शायद मौका मिलते ही जिनवू से ऑटोग्राफ मांग ले। फिर पार्क ऑफर देता है कि आमतौर पर एस रैंक हंटर को रेड में 10% शेयर मिलता है, पर वह जिनवू को 20% देने को तैयार है। जिनवू तुरंत काउंटर करता है 50/50 शेयर और शर्त रखता है कि वह मदद तभी करेगा जब नाइट गिल्ड उसके नए अजिन गिल्ड के साथ अलायंस करे, सिर्फ उससे इंडिविजुअली नहीं। पार्क 40/60 की बात करता है, पर जिनवू साफ कहता है कि जरूरत उन्हें है, उसे नहीं। यह समझकर पार्क मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर। डंजन बॉस को जिनवू को खुद खत्म करना होगा। सब तय हो जाता है।